नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए समझते हैं मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर क्या है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए थोड़ा हम बता दें कि हम इसके पहले भी मंत्रिपरिषद के बारे में, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में संपूर्ण वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो आप उस वीडियो को देखेंगे, उस वीडियो के बाद इस वीडियो को देखेंगे, या फिर इसको देख के उसको देखिए। वहाँ पे हम मंत्रिपरिषद को पूरा विस्तार से कार्य क्या है, कैसे, सब कुछ पूरा हर तरीके से समझाए हुए हैं। यहाँ पर हम एक क्रूशियल तरीके से एक संक्षेप में ये बात करने वाले हैं कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या होता है, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपको याद रखने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वही समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक जानकारी और हम आपको दे दें, ये हमारे चैनल का लोगो है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो यूट्यूब पर आप हमारे चैनल को इस लोगो के माध्यम से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और मेरा नाम विनायक त्रिपाठी है। आइए समझते हैं। दोस्तों, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के निर्णय को समझने से पहले हम आपको बताते हैं इन चीज़ों को एकदम एकदम आसान भाषा में। दोस्तों, एकदम स्पष्ट भाषा में, बिल्कुल दिक्कत लेने की वो नहीं है, कोई भी हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, आराम से समझिए। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट, इसमें क्या है दोस्तों, अंतर क्या है समझते हैं। ये मंत्रिपरिषद जो है बृहद निकाय है। बृहद निकाय का मतलब क्या है कि इसी मंत्रिपरिषद के अंदर कैबिनेट शब्द आप देख रहे हैं आती है। 3 श्रेणियां हैं कैबिनेट की, राज्य मंत्री और उप मंत्री की। तो इसी में कैबिनेट आती है और उसी कैबिनेट का हम यहाँ विस्तार कर रहे हैं। तो एकदम आसान समझ लीजिए कि ये मंत्रिपरिषद के अंदर ही मंत्रिमंडल होती है। अब क्या है कि अंदर तो होती है, लेकिन बहुत मतलब कि मजबूत चीज़ होती है, एकदम निर्णय लेने में आगे होती है, सर्वोच्च संस्था होती है। थोड़ा हम आपको तीनों श्रेणी के बारे में जानकारी दे देते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, मंत्रिमंडल, ये जो कैबिनेट है, सबसे सर्वोच्च संस्था होती है, 15-20 लोगों की होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। राज्य मंत्री क्या होते हैं, राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए बनाए जाते हैं। प्रशासनिक या राजनीतिक या फिर संवैधानिक जो भी उनको कार्य दिए जाते हैं। क्या होता है, कई बार एक ही मंत्रालय में कई विभाग होते हैं, तो उन विभाग को देखने के लिए ये राज्य मंत्री बनाए जाते हैं। और उप मंत्री भी होते हैं। अब राज्य मंत्री में एक और अंतर बता दें, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी होते हैं। जो छोटे छोटे मंत्रालय होते हैं वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को दिए जाते हैं। उप मंत्री जो होते हैं ये कैबिनेट मिनिस्टर की और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की ये सहायता करते हैं। तो याद रखिए, थोड़ा बता दिए आपको हम यहाँ। और यहाँ समझते हैं कैबिनेट के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। इनकी शक्तियाँ क्या है दोस्तों, इनकी शक्तियों के बारे में थोड़ा बताते हैं। जैसे कि हम वीडियो बनाए हैं पहले भी राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति क्या है, एक तरह से नाम मात्र का प्रधान होता है। सारे निर्णय तो प्रधानमंत्री करते हैं, उनकी मंत्रिपरिषद करती है। तो वही चीज़ यहाँ भी है, सारे निर्णय करती है कैबिनेट, और नाम किसका जाता है, मंत्रिपरिषद का, क्योंकि मंत्रिपरिषद के अंदर ही कैबिनेट होती है। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद के अंदर ही होती है। लेकिन वास्तविक रूप में जो शक्तियाँ होती हैं वो कैबिनेट के पास होती हैं। मंत्रिपरिषद के पास वास्तविक शक्तियाँ नहीं होती हैं। और इसमें देखते हैं वास्तविक शक्तियों में जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद के पास शक्तियों का प्रयोग करने का पूरा, एक तरह से मान लीजिए कि जो वास्तविक रूप में मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ होती हैं उसको तो यूज करता है यही मंत्रिमंडल ही, जाके बता देता है, उनको लागू करवाना पड़ता है। इन चीज़ों को आप समझते रहिए। अब मंत्रिमंडल के निर्णयों के बारे में समझते हैं। मंत्रिमंडल के निर्णय को लागू करने का क्या सिस्टम है। जो मंत्रिमंडल निर्णय लेती है उसको मंत्रिपरिषद को लागू करवाना पड़ता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद बड़ी संस्था होती है, उसमें नीचे के भी मंत्री होते हैं, ऊपर के भी मंत्री होते हैं। लेकिन ये जो मंत्रिमंडल होती है ये निर्णय लेती है, ये सर्वोच्च संस्था होती है, इसलिए इसको निर्णय लेने का अधिकार होता है। और ये बता दिया जाता है मंत्रिपरिषद के मंत्रियों को कि क्या निर्णय लिए गए हैं, वो अपने क्षेत्र में, अपने हिसाब में, अपने विभाग में उसको लागू करवाते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अपने निर्णयों की निगरानी भी करती है, कोई मंत्री फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, विभाग अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, निर्णय की अवहेलना तो नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा करते हैं तो फिर कैबिनेट उनको बर्खास्त करने के लिए राष्ट्रपति सिफारिश करती है। वो अपने काम में हिलाहवाली करते हैं तो उनको बाहर भी कर दिया जाता है। अब आगे समझते हैं सबसे महत्वपूर्ण कि ये जो मंत्रिपरिषद है ये एक तरह से संवैधानिक संस्था है। क्या, क्यों संवैधानिक है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में ये बात लिखी गई है कि मंत्रिपरिषद होगी, क्या कार्य होंगे, कौन नियुक्त करेगा, सहायता सलाह देने के लिए। हम पीछे वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसको हम आपको दे देंगे अभी इस वीडियो के लास्ट में, तो आप देख लीजिएगा। क्या होता है दोस्तों कि कोई चीज़ संवैधानिक कैसे हो जाती है, जब संविधान जो हमारा लिखा गया है, संविधान के जो अनुच्छेद लिखे हुए हैं, जब उन अनुच्छेदों में किसी बात को समाहित कर दिया जाता है, किसी बात को लिख दिया जाता है, तो ये मान लिया जाता है कि वो चीज़ें संवैधानिक हो गई। जैसे जीएसटी को संविधान में लिखा गया अनुच्छेद जोड़ के, और ओबीसी को भी संवैधानिक संस्था बनाया गया। जितनी भी संस्थाओं को संवैधानिक बनाया गया तो उनमें लिखा गया, अनुच्छेद में जोड़ा गया। तो जब अनुच्छेद में जोड़ दिया गया तो वो वहाँ से संवैधानिक होगी। जब तक अनुच्छेद में नहीं जोड़ा जाता है तब से वो संवैधानिक नहीं रहती हैं।
अब इसका क्या मामला है कैबिनेट का। कैबिनेट का पहले से कोई ऐसा मैटर नहीं था कि कोई कैबिनेट होगी क्या होगी। ये संविधान के ये अनुच्छेद 352 में 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में, उसके द्वारा इस चीज़ को जोड़ा गया। और देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब जो मंत्रिपरिषद होती है, इसके कार्यों का निर्धारण कौन करता है? मंत्रिमंडल करती है। मंत्रिमंडल ही पूरा सूची बना के देती है कि इसको कौन सा काम करना है, कब करना है। ये सब काम मंत्रिपरिषद को मंत्रिमंडल देती है। अब मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में थोड़ा कन्फ्यूज मत होइएगा, एकदम स्पष्ट रहिए। सिर्फ ये जानते रहिए कि मंत्रिपरिषद के अंदर मंत्रिमंडल होता है। अब आगे बढ़ते हैं। जो मंत्रिमंडल होती है राजनीतिक निर्णय लेती है, और निर्णय लेने के बाद यहाँ देखिए बाध्यकारी शब्द, बाध्यकारी कितना एक तरह से स्ट्रांग वर्ड है कि ये मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं उन पे बाध्यकारी है, उनको मानना ही पड़ेगा। अगर मानते नहीं है फिर उनको बर्खास्त होना पड़ेगा, उनको मंत्रालय छोड़ना पड़ेगा, उनको मंत्रिपरिषद से बाहर होना पड़ेगा। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कैबिनेट, कितनी इंपॉर्टेंट है, जबकि वह है मंत्रिपरिषद के अंदर, लेकिन कैसे कैसे काम कर रही है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों क्या है कि मंत्री जो अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया उसमें कार्यों या शक्तियों का विवरण नहीं दिया गया। मतलब कुछ ऐसा स्पष्ट नहीं है कि 20 लोग होंगे, 25 लोग होंगे, 50 लोग होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें संविधान में लिखा हुआ है, 91वां संविधान संशोधन किया गया, उसमें कहा गया कि मंत्रिपरिषद की संरचना में 15% से अधिक नहीं हो सकते लोकसभा के सदस्यों से। और इसमें देखिए कार्यों और शक्तियों के बारे में, सबके बारे में कोई खास विवरण नहीं मिला है। और क्या है दोस्तों, जो सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना होती है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है, तो उत्तरदायित्व होती है, लेकिन उत्तरदायित्व का पालन करवाना, उत्तरदायित्व को लागू करवाना किसका काम है? मंत्रिमंडल का काम है, प्रधानमंत्री का काम है कि वो सामूहिक उत्तरदायित्व को समझे। क्योंकि उत्तरदायित्व की भावना अगर हट गई, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, तो फिर मंत्रिपरिषद को अपना वो छोड़ना पड़ता है, या फिर सरकार गिर जाती है, फिर ये सब दिक्कतें आ जाती हैं। तो दोस्तों ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट अंतर मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बारे में। एक बार हम फिर से आपको ये दिखा देते हैं। दोस्तों हम आपकी सहूलियत के लिए एक और काम करते हैं। हम यही चीज़ जो यहाँ आपको बता रहे हैं, जो आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं, ये इसकी हम पूरी PDF या इसी पेज को हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज देंगे। तो आप वहाँ से एक तरह से डाउनलोड कर लीजिए इसको। तो डाउनलोड करने से क्या होगा कि आपके पास एक शॉर्ट नोट्स आ जाएगा, मतलब संक्षिप्त जो नोट्स है वो आपके पास आ जाएगा। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, हम इसको कई सोर्स से में इकट्ठा करते हैं। ऐसा नहीं केवल एक ही सोर्स से देखते हैं, हम कई जगह से देखते हैं, जिससे कोई भी जानकारी छूटने ना पाए। हमारा प्रयास ये रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को आपके पास अवेलेबल करवाएं। इसीलिए हम इसको शॉर्ट नोट्स टाइप एकदम जैसे कि कॉपी में लिखा जाता है उस तरह से लिख के आपके सामने दे रहे हैं कि आप इसको डाउनलोड कर लें या फिर अपने नोटबुक में लिख लें, तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। भविष्य में आप जब भी पढ़ें ये शॉर्ट नोट्स आपके तैयार रहें। कई बार क्या होता है दोस्तों, आप लोग महंगी किताबें नहीं खरीद पाते हैं, या फिर एक से ज़्यादा किताब खरीदने कोई उपयोगिता नहीं होती है। तो यहाँ पे यही उपयोगिता है कि हम आपको एक से ज़्यादा किताबें पढ़ के या फिर इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके आपके सामने ले आएंगे। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। और एक जानकारी हम आपको और दे दें कि यहाँ पर जो हम अनुच्छेद 352 की बात कर रहे हैं, तो अनुच्छेद 352 के बारे में राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है। उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, तो वहाँ पर जो हम बताएंगे आपको, तो वहाँ पर ये मंत्रिमंडल को कैसे जोड़ा गया, 352 के किस खंड में ये मंत्रिमंडल की बात की गई, क्या अधिकार क्या शक्तियाँ। फिलहाल शक्तियों की कोई बात की गई नहीं है, लेकिन जो भी किया गया है उसके बारे में हम वहाँ पे अच्छे से बात करेंगे। दोस्तों। इसके पहले हम संवैधानिक आपातकाल के बारे में, अनुच्छेद 356 के बारे में वीडियो बना चुके हैं, उसको भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे की बटन को भी दबाएं, जिससे हम ऐसी वीडियो अपलोड करते रहें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो धन्यवाद, जय हिंद।